नहीं मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है ग्रुप में, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना इसमें। उसके बाद तीसरा है ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ अ बॉडी में। कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग क्या होती है, सॉरी इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग। इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग ये होती है कि मान लो ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, मैंने इसके पास में एक पॉजिटिव रॉड को लेके आ गया, तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसा ग्राउंड कर दिया, तो ये पॉजिटिव से इतने डरे हुए हैं कि पूरे पॉजिटिव इधर नीचे चले जाएंगे। अब मैंने इसको हटा दिया, जैसे मैंने इसको हटा दिया सारे पॉजिटिव तो जा चुके हैं बाहर, सारे पॉजिटिव जा चुके हैं बाहर, फिर मैंने इसको भी हटा दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बॉडी का मास इससे कम भी कर सकते हैं हम लोग, इससे बढ़ा भी सकते हैं। इस केस में क्या हो गया, कम हो गया। कंडक्शन में से इंक्रीज होगी तो इंडक्शन, सॉरी हाँ कंडक्शन, ये मैंने इंडक्शन बता दिया। हाँ कंडक्शन के थ्रू इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कंडक्ट कर सकते हैं। एक साथ पता नहीं कब बनता है। हाँ एक का बढ़ता है, एक का कम होता है। उसके बाद सेकंड है, दो स्फीयर में ए और बी एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन द इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। एक को इक्वल, दोनों को सेम चार्ज दिया गया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास किसका ज्यादा हो जाएगा, मास किसका कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज देने का मतलब होता है उसको इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर उसका मास बढ़ जाएगा। और किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। अगर आपने उसको निकाल लिया तो बॉडी का मास कम हो जाएगा। तो एक उसने पॉजिटिवली चार्ज बनाया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, in analysis process in which an electron and positron transform into gamma rays, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर गामा रेज बना दिया। यानी पहले हमने अल्फा बीटा गामा रेज पढ़ी थी, तो मैंने बताया था अल्फा डिफरेंट यानी बीटा डिफरेंट यानी गामा रेज डिफरेंट नहीं होती, क्योंकि ऐसी होती है न्यूट्रल होती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर गामा रेज बना रहे थे, गामा रेज कहते हैं न्यूट्रल। ये किस चीज को शो कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, तो जब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलने वाली, न्यूट्रल गामा रेज मिलने वाली। तो वही बोल रहा है गामा रेज बन गई, तो बताओ इसमें क्या आपको पता चला, तो पता है गामा रेज रिफ्लेक्टिव होती है, और गामा रेज रिफ्लेक्टिव होती है इसका मतलब न्यूट्रल होती है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके जीरो हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है इसका, सी, क्योंकि इसमें यूनिट पे भी हमको ध्यान देना है। डी यूनिट और सी यूनिट अलग अलग है, ध्यान देना, यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इसको अगर याद नहीं आ रहा है तो फोर्स वाला फॉर्मूला जो होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पे q1 और q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, इसकी वजह से आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 2 point charges plus q and छोटा वाला प्लस q separated by a certain distance। अगर प्लस बड़ा q ज्यादा है, ग्रेटर है, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 0, तो पॉइंट कहाँ पे होगा, किसके पास होगा, अंशिका किसके पास होगा ये पॉइंट, एक प्लस बड़ा q है, एक प्लस छोटा q है। एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। ये जो है ना, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में होती है, इस छोटे वाले की इस डायरेक्शन में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। बड़ा वाला तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को थोड़ा सा दूर कर देंगे, तो पॉइंट यहाँ कहीं पे होना चाहिए। इससे ये बड़ा चार्ज इससे ज्यादा दूर होगा, छोटा चार्ज इससे कम दूर होगा, दोनों का इफेक्ट सेम पड़ने वाला है, तो ये होगा क्लोजर टू छोटा वाला प्लस q। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करेगी जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 into e। तो जिस बच्चे को ये पता है उसने इसका आंसर भी सही लगाया होगा। आगे चल के देखो एक क्वेश्चन आएगा, आगे चल के क्वेश्चन आएगा, चलो आगे देखेंगे जहां पे भी वो आएगा। इसको ये पता है प्लस q e होता है, उसको सही बनाएगा, गॉस लॉ का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है? हर जगह एग्जिस्ट करती है? नहीं भाई, जहाँ पे भी चार्ज होगा उसके आसपास तो एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट ओनली इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विसिनिटी मतलब होता है एकदम क्लोज वाला एरिया, नहीं यार दूर दूर भी ये अप्लाई करती है। एग्जिस्ट ओनली व्हेन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर नियर वन अनदर। नहीं, अकेला चार्ज होना तो ये चार्ज में हां इक्वेशन लाइन होती है। ऑप्शन बी। उसके बाद 10 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो पाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या पॉजिटिव हो सकती है? हाँ, तो प्लस पॉजिटिव हो सकता है। क्या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है? ऑब्वियसली। अरे भाई, अगर ऐसे ऐसे करके है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका प्लेट भी ऐसे ही रखा हुआ है तो कौन सा फ्लक्स गुजरने वाला है? जीरो। और क्या कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ, हो सकती है। किस केस में नेगेटिव होगी? हाँ, देखिए ये है, अगर सरफेस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो प्लस क्या होगी? नेगेटिव। हाँ, मतलब इस केस में नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ऑफ द कुछ भी हो सकती है। फॉर्मूले से जाया करो ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए cos थीटा। या फिर cos थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है उसके हिसाब से डिसाइड करना। अंशी ने भी बताया था। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11, select the correct statement from the following. Number 1 statement क्या है? Inside a charged or neutral conductor, electrostatic field is zero. क्या मतलब सही है? बिल्कुल सही है। प्रूफ भी किया था हमने। उसके बाद नंबर 2 जो है, the electrostatic field at the surface of charged conductor must be tangential to the surface at any point. टेंजेंशियल होती है कि नॉर्मल होती है? नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। टेंजेंशियल मतलब छू के गुजर जाने वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल। तो टेंजेंशियल ये तो होगा ही नहीं, तो फिर तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब दो गलत है तो देखो बाकी तीन ऑप्शन में दो दिख रहा है गलत, बाकी तीन तो हो नहीं सकते। उसके बाद 12, field due to multiple charges at a point is found by using। किसकी हेल्प से निकालते हैं लोग? 1 and 2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्ब्स लॉ। सर हम कूलम्ब्स लॉ से कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई आपको एक फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या है? F is equals to E Q। या हमने देखा था E is equals to F by Q। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी निकाल सकते हैं। आप लोग की शीट में देखना फॉर्मूला दिखेगा, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन 1 होता, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें सिर्फ 1 लिखा है तो हम सुपरपोजिशन निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्या होगा इसका सही आंसर? अच्छा, इसमें देखो कॉलम 2 में आपको दिख रहा है Q इज इक्वल्स टू एन ई। ये क्या है? क्वांटाइजेशन। देखो 4 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी में 4 किसमें आ रहा है? ए के ऑप्शन में आ रहा है, और ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद कौन सा पढ़ सकते हैं? और एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो एडिटिविटी चार्ज उसको हम जोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 में -15, 5 और 15 मिलके 10 हो गया है, तो ए में आना चाहिए 2। हाँ, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। दो चार्जेस, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। इससे बहुत सारी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी में देखो बहुत कम अंदर आ रही है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड ना कम है। उसके बाद देखो जिससे निकलती है वो पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर आती है वो नेगेटिव होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड A is positive and B is negative, magnitude of A is greater than magnitude of B। ये हमको कैसे पता चला? अब नंबर ऑफ लाइंस गिनना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस है, इसमें बहुत कम नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटालिक स्फीयर है, इसको हम लोग इनर्शियल के थ्रू चार्ज कर रहे हैं, इसमें सही सीक्वेंस क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बताओ। सी। सबसे पहले खाली हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर होता है, न्यूट्रल है। हमने इसके पास लेके आए एक पॉजिटिव रॉड को, इसके पास हमने एक पॉजिटिव रॉड को जैसे ही लेके आए तो यहाँ पे सारे नेगेटिव और यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गए।
तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिए। जैसे ही ग्राउंड किए तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ निकल गए, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बचे। इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमने इस ग्राउंड को हटा दिया। जैसे इस ग्राउंड को हटाया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हम इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। और आखिरी में सबसे क्या आ जाएगा, 4। जैसे ही आपने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम उल्टा बनाया है, इसमें उसने नेगेटिव ग्राउंड को पास लेके आए, तो सेम टाइप की बनेगा। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव को लेके आऊँ तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। हमने डायग्राम को ध्यान से देखा नहीं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक ऐसा स्फीयर बचेगा इसके कारण जिसमें पूरा नेगेटिव नेगेटिव बचा हुआ है। इसमें जस्ट उल्टा वाला बनाया है, इसने नेगेटिव राउट को पास लाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 5 2 1 3 4। उसके बाद हमको दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अ मेटल नॉब ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो इसमें क्या होता है ये बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक गोल्ड की लीफ है, छोटी सी रहती है, इसको मैंने ऐसा बड़ा करके ऐसे करके टंगा दिया है। अभी देखो इसमें कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो देखो इसके ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये इसको रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको मैंने क्या किया, सेटअप देखो थोड़ा सा ऐसा टाइप का है, इसके ऊपर में ऐसा लटक रहा है, ऐसा करके लटक रहा है, ये जो लटक रहा है ना ऐसे, ये मेटालिक नॉब है। अगर मैंने इसको एक पॉजिटिव के साथ में टच करा दिया तो इसमें तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसको हटा दिया तो देखो इस पूरी शीट में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उस वजह से इसके जो लेग्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर मैंने इसको एक नेगेटिव वाला टच करा दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, ये आपस में फिर से पास पास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में वो वही बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला, when it is taken away the leaf stays separated, positive charge हटाने के बाद, now the metal knob is touched by negatively charged rod। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उस वजह से वापस से न्यूट्रल होने लगेगा, दोनों लीव्स के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आएगा, पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दोनों लेग्स एकदम पास पास में थे इसके। जैसे मैंने पॉजिटिव से टच कराया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, रिपेल किए दोनों। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, एक नेगेटिव वाले को टच कराया। नेगेटिव वाला टच कराओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वाले खत्म हो जाएंगे, उस वजह से न्यूट्रल हो जाएगा, वापस से इनके बीच का जो डिस्टेंस और सेपरेशन था वो कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्या होगा इसका सही आंसर, two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, दोनों के पास q चार्ज है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितने होंगे। नंबर देखो, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n इंटू ई। टोटल चार्ज कितना है, Q। और टोटल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल के चार्ज डाला जाता है या इलेक्ट्रॉन को डाल के। तो इस टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, n इंटू ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये तो कहता है कि कितना चार्ज दे सकते हो, n इंटू ई। दूसरा जो है इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, n इंटू ई, दोनों के ऊपर सेम बोला इसमें। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरफ से चला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n e इंटू n e अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, भाई इसके ऊपर q चार्ज है, चार्ज कैसा है, या तो आपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं ये इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डाले या निकाले हैं उतनी चार्ज हो जाता है। दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी वो कट जाएंगे, माइनस से माइनस। तो इसमें अब देखो, अब आप n की वैल्यू निकालो, तो इस साइड तो हो जाएगा n स्क्वायर e स्क्वायर, तो n स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फोर्स। देखो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू f इंटू डी स्क्वायर और अपॉन में e स्क्वायर।
और ये स्क्वायर लगा हुआ n के ऊपर तो हो जाता है अंडर रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग बनाए इसको? हाँ, ऐसे सॉल्व करके हमको बनाना है, सॉल्व करके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 charges are there, q plus q and 4q are placed in a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनके बीचों बीच यहाँ पे एक चार्ज है q और यहाँ पे चार्ज है 4q और ये चार्ज है q, स्मॉल q। तो ये बोल रहा है कि नेट फोर्स ऑन q इज 0। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी बड़े वाले q। अरे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, यानी कि एक फोर्स इधर लग रहा होगा और एक फोर्स इधर लग रहा होगा। हाँ, इसके ऊपर दो चीजों के कारण फोर्स लग रहा है, एक तो इसके कारण फोर्स लग रहा है और एक तो उसके कारण फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0। चलो, इसके कारण कितना फोर्स लग रहा होगा? के क्यू क्यू अपॉन ये L/2 है और ये L। क्वेश्चन में गिवन है कि वो L/2 का है L से, तो इस वाले चार्ज के कारण L/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसने बोला ना इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इसके कारण जो फोर्स आएगा वो ये है। अब इसके कारण क्या फोर्स आएगा? के क्यू 4q अपॉन L का स्क्वायर। ये क्या है? नेट फोर्स 0 है, तो मैंने दोनों का ऐड करके 0 कर दिया। अब देखो दोनों साइड से पहले तो k कट जाएगा, उसके बाद स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, ये नीचे वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4 क्या बन जाएगा? 4q अपॉन L स्क्वायर प्लस 4q अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से देखो q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -q। ऑप्शन में है क्यों? तो देखो सॉल्व करके आंसर लाना है। बोलो नेट फोर्स 0, हाँ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ नेट उड़ा के -q। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बनाया ना किसी ने? नहीं, मैं इससे पहले वाली की बात कर रहा हूँ, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, positive electric flux indicates that the electric lines of forces are directed, sorry 19, हाँ 19 क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर रहे हैं। दो पार्टिकल है, इनका इक्वल मास है m और चार्ज भी है q। They are placed at a distance of 16 centimeters, but they do not experience any force. The value of q by m is। तो दो चार्जेस है हमारे पास में, ये दो चार्जेस है, ये q और इसका मास है m, ये भी q और इसका मास है m, लेकिन ये दोनों जो है ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो बताओ रेशियो ऑफ q बाई m कितना होगा? अगर आप लोग ऑप्शन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे g भी दिखाई दे रहा है, कैपिटल G। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स को भी काउंट करना है ना। ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन G m1 m2 अपॉन चलो r का स्क्वायर। और जो कूलम्ब फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन वाला, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। कैसा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ग्रेविटेशन वाला तो अट्रैक्टिव है, तो ये वाला कैसा होना चाहिए? रिपल्सिव। तभी तो दोनों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये दोनों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, चलो अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तभी तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ये। तो मैं लिख देता हूँ g, देखो दोनों m सेम है, तो मैं g m स्क्वायर लिख देता हूँ, नीचे r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। दोनों चार्जेस भी सेम है ना, तो नीचे से r स्क्वायर कट गया, और यहां से देखो q बाई m का रेशियो क्या निकलेगा? g बाई k अंडर रूट, और k क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें से?
डी, क्योंकि ये क्या होता है 1/4πε0, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, Q/m इज इक्वल्स टू G4πε0। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन तभी तो पॉजिटिव होगी जब बाहर निकले। फॉर डिस्टेंस far away from the center of dipole, the change in magnitude of electric field with change in distance from the center of dipole is। तो क्या नहीं सोच के बताओ। For distance far away from the center of dipole, the change in magnitude of electric field। चेंज बोल रहा है, ये चेंज की बात कर रहा है, किसमें ज्यादा चेंज होगा। देखो यहाँ पे मैं डाइपोल बना रहा हूँ, ये हमारा डाइपोल है। एक तो आप इस डायरेक्शन में दूर जा रहे हो और एक आप इस डायरेक्शन में दूर जा रहे हो। दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना कम है, ऑब्वियसली कम होती है। यहाँ पे कितनी होती है वैल्यू, किसी एक पॉइंट पे 2kp/r³। यहाँ कितनी होती है kp/r³। अब दोनों में जैसे जैसे इसमें आप ऊपर जाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इसमें ज्यादा तेजी से कम होगी। किसमें स्पीड से कम हो रही है, इसमें देखो सामने 2 का मल्टीप्लाई होगा जितना भी चेंज है, इसमें कितना चेंज होगा 2 × kp/r1³ माइनस 2 kp/r2³, जस्ट डबल। तो kp/r3 बस होगा, इसमें तो 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्सियल में ज्यादा चेंज होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज। बताओ। अपोजिट, आप लोग की उसमें शीट में बना भी है। अगर ये डाइपोल है तो इसमें जो इक्वेटोरियल कोई पॉइंट होता है उसमें इस डायरेक्शन में होता है kp/r³, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखो उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो क्या होगा इसके साथ, डी। और कोई सी और ए और ये बोल तो डी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर ना हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पे मैं एक डाइपोल को रख रहा हूँ, यहाँ पे एक डाइपोल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा रख रहा हूँ। इसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इधर खींचेगा, यहाँ कोई बड़ा सा नेगेटिव चार्ज है इसको इधर खींचेगा। लेकिन भाई क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये घूमने वाला नहीं। ये घूमने, बताओ एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो ये सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कुछ नहीं। हाँ आंसर है ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन है बी। सर ये 23 में डी भी तो हो सकता है, वही सेम फोर्स बट नो का। अच्छा हाँ सॉरी, सेम टाइप के ऑप्शन हो गए, a force but not a torque। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज आंसर है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। भाई ऐसे तो 50 चीजें नहीं लग रही, तो शायद मेरे से कॉपी करने में हो गया हो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर टॉर्क भी लग सकता है, तो टॉर्क कब लगेगा, जब इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। अगर आपने इसको घुमा दिया ना, थोड़ा सा ऐसा कर दिया आपने अगर इसको, तो ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स, अब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, है ना। तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट 24 पता है हमको, ऑप्शन बी। 25 ये भी हमको पता है, ऑप्शन बी। एक्सिस में 2 टाइम्स होता है, ये देखो। हाँ
एक्सिस में जो होता है ना, ये एक्सिस में 2 टाइम्स होता है उसके। उसके बाद 26, अब देखो 30 डिग्री पे है ये, 30 डिग्री पे ये जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, एक डाइपोल जो है ना ऐसा 30 डिग्री पे है, तो इसके ऊपर तो फोर्स भी लगेगा और साथ ही साथ टॉर्क भी लगेगा। हाँ, ये में इतना इजी नहीं आता ना सर ने तुक्का लगाया अच्छा। सही निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, an electric dipole is placed at the center of a sphere, एक स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है, then the flux of electric field through the sphere is not zero, the नहीं ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरा क्या है, the electric field is zero at every point on the sphere, डी ऑप्शन डी। के बाद है the electric field is not zero anywhere on the sphere, ऑप्शन डी है the electric field is zero on the circle on the sphere, सी बी। डी डी डी। तो देखो ये हमारा एक डाइपोल है, ये हमारा एक डाइपोल है, ये एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, ये एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज नॉट जीरो। भाई फ्लक्स तो जीरो आएगा क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज, सी वाले फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, जीरो, क्योंकि प्लस और माइनस डाइपोल रखा हुआ है, तो नेट चार्ज जीरो है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉट जीरो, नहीं भैया जीरो होगा, तो पहला वाला तो गलत। सी भी कर। उसके बाद बोल रहा है बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, गलत, कुछ ना कुछ तो हो, क्योंकि देखो ये वाला जो है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, ये देखो बाहर निकल, और नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, ये देखो अंदर, तो हर पॉइंट पे टोटल जीरो है भाई, 3 बाहर गई और 3 अंदर आई, तो नेट कितना होगा, जीरो। लेकिन हर पॉइंट पे जीरो है क्या, नहीं, हर पॉइंट पे जीरो नहीं। उसके बाद सी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर, यस, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गई और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आई, नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। उसके बाद आखिर क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सर्कल ऑन द स्फीयर, कोई बात मत करना। 28th क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज 1 2 3 outside the Gaussian surface contributes zero net flux through the surface, ये सही है या गलत है, सुन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर किसी गॉसियन सरफेस के बाहर में ये चार्ज है तो इसके कारण ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है फ्लक्स, बाहर वाले की तो काउंट ही नहीं करते हैं। फ्लक्स में हम किसको काउंट करते हैं, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाहर वाला चार्ज कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। P क्या बोल रहा है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज बॉडी, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड बॉडी कॉमा नॉट एनपोजिंग एनी चार्ज विल बी जीरो। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका फ्लक्स भी जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, Q इनसाइड अगर जीरो है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ अ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो। हाँ, ये भी सही है, अगर अंदर में डाइपोल हुआ तो अभी भी टोटल चार्ज कितना है, जीरो, नेट फ्लक्स जीरो, सही। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर बताओ इसका। करेक्ट। हाँ, इसका आंसर है ए, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे, डी होगा। ए बी ए फर्स्ट, डी, बी बी। एक बात बताओ, उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जैसे जैसे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस होने देगा, तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी कि कम हो रही है, बढ़ेगी। ये देखो यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अभी बेचारा जो है ना 45 डिग्री पे, ये देखो 45 डिग्री पे, अभी तो सिर्फ 2 लाइन इससे क्रॉस हो रही है, लेकिन आप इसको क्लॉकवाइज जैसे जैसे घुमाओगे तो क्या होगा, इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन देखो ये ऐसा है, इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो पता है ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा है 90 डिग्री घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो वापस तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो अभी देखो ये इस पोजीशन में है तो इसमें अभी मिनिमम है, जब इस पोजीशन में आएगा तब इसमें मैक्सिमम होगी, फिर वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी।
तो बढ़ के मैक्सिमम पहुंचेगा फिर मिनिमम हो जाएगी। कैसा दिख रहा है? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको प्लेस किया गया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखा है और इसमें टॉर्क भी दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पी ई sin थीटा। टॉर्क आपको दे रखा है कितना? 2 × 10⁵ उसके बाद क्या पूछा है इसने? डाइपोल की लेंथ भी आपको दे रखा है, सॉरी टॉर्क 4 दिया हुआ है। टॉर्क दिया है आपको 4। पी की वैल्यू क्या होती है? 2AQ। तो 2A, हाँ ये दिया हुआ है कितना? 0.02। Q की वैल्यू निकालना है, इनटू क्या दिया है? 2 × 10⁵ इनटू sin 30 कितना होता है? 1/2। यहां से आपको Q की वैल्यू निकालना है। हाँ, डाइपोल लेंथ भी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। सॉरी, गुड मैन। बस इसको सॉल्व करना है और आपको Q की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 से मैंने इस 2 को उड़ा दिया, अब बचा क्या? इधर 2। जब इसके नीचे जाएगा तो 4/2 आंसर 2 समथिंग कुछ आना चाहिए। एक ही में लिख रहा है यार, सॉल्व करने की भी जरूरत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आर पार हो सकती है? हो सकती है। हम लोग ने किया है इसका डेरिवेशन की। एक बहुत लंबा वायर है, एक बहुत लंबा वायर, हमने इसका एक छोटा सा डीएल वाला हिस्सा लिया और उसमें देखो एक गॉसियन सरफेस बनाई थी ऐसी, याद आई? हाँ, तो एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कोई एक पास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। बी क्या बोल रहा है? कैन नॉट पास थ्रू कंटीन्यूअस। अरे होता है भैया, तभी तो हमने ये किया है। हमने ये वाला भी किया था। एक ऐसी प्लेट रखी हुई थी, याद है? हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे निकालना था, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया, उसको आर पार कर दिया था हमने। इसी को बोल दिया था गॉसियन सरफेस। आप लोग की शीट में भी बना हुआ इसका डायग्राम। उसके बाद सी लिखा हुआ है कैन पास थ्रू एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब होता है जो दूर 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 है। भैया हमने बताया था गॉस का लॉ जो है ना, वो अप्लाई आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन हर जगह यूजफुल नहीं है। वो कब यूजफुल है? जब चार्ज कहाँ पे एकदम सेंटर में होना चाहिए। तो लगा लोगे लेकिन किसी काम का है नहीं। ऑप्शन सी जो है नहीं, किसी भी डिस्क्रीट चार्जेस के थ्रू आप नहीं बना सकते। उसके बाद ऑप्शन डी क्या? कैन पास थ्रू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद देखो 33, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from a closed surface enclosing an alpha particle is। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2e। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज होता है? 2e। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2e अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए। कितने लोग बनाए थे इसको? सही सही नहीं बना? क्यों सर? सरफेस लिखा था तो मैं 2e/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड सरफेस के अंदर लिखा हुआ है, नीचे क्यों कहां से आ गया? उसके बाद नेक्स्ट 34 देखते हैं। आपको पता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ हमको बताता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बताता है ना कूलम्स लॉ। तो ए में तो 3 आने वाला है। और देखो देखोगे ऑप्शन डी सही है ना। गॉस लॉ हमको क्या बताता है? गॉस लॉ बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इसमें 1 आएगा, इसको देख लेना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में देखो पॉइंट चार्ज हाँ, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, लैम्डा वाला इसमें ऑप्शन आता है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद एट अ पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रक्चर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 कैसे बनाएंगे?
इसलिए बनाएंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन। The insulation property of air breaks down when the electric field is this much. देखो होता क्या है, मान लो ये एक बलून है, इस बलून में आप धीरे धीरे हवा डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो क्या होगा, ये एयर को कंटेन करता चला जाएगा। बलून नहीं है, ये हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वो इसमें गैस डालते जा रहे हो, ये उसको ना अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जब इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे ही होता है कि आप एक ना मेटेलिक स्फीयर है, इसको ना कंटिन्यूअसली आप चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, लेकिन यार इसकी भी एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, इसके आजू बाजू की जो एयर होती है ना, वो कंडक्ट करने लगती है, और चार्ज जो है ना हवा से उड़ता हुआ सीधे नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाता है। आपने देखा ना बिजली गिरते हुए एयर कंडक्शन करने लगती है, कंडक्ट करने लगती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एयर तो क्या हो जाती है, कंडक्टिंग मीडियम बन जाती है। इसने बोला है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन में दे रखा है, जब E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻⁶। हाँ, तो क्या होगा, एयर जो है वो कंडक्ट करने लगेगी, तो ये हमारा ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस स्फीयर के ऊपर मैं कितना चार्ज दे सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, कैसे? Q by R equal to इसके साथ इक्वेट कर देंगे, R 5 मीटर दिया है, Q एक बात बताओ, इस पूरे के ऊपर एक स्फीयर है, इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालूंगा, KQ/R स्क्वायर से, KQ/R स्क्वायर से, KQ/R स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, K, हाँ, E इज इक्वल्स टू KQ/R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो आप मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो E की वैल्यू यहाँ तक के पहुंचाने के लिए। तो देखो 3 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, KQ/R स्क्वायर। K कितना होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से आप लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया है, डायमीटर 5 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। कितना क्लियर? उसके बाद है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 37। इसका जो सही आंसर आया है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 36 का। मैं सर बोला, हाँ, 37 का आंसर बताओ। 0। हाँ, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है। भाई यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज। ये क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर O विल बी, कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0 होगी, सबका जो रिजल्टेंट है वो हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब आप खुद देखो ना यार, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, तीनों का तो सेम डोमिनेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के कंपोनेंट ले लेंगे, अगर निकालने बोला तो इनके हम कंपोनेंट ले लेंगे। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर, ये वाले का, इसका एक कंपोनेंट इधर, वैसे ही इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर। ये और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो दोनों को ऐड करोगे ना, देखो मान लो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है थीटा, कितना हो जाएगा ये एंगल, वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। अगर ये 60 है तो अंदर वाला कितना होगा, 30, ये है 90, तो ये होगा 60, तो ये है 30, ये है कितना, 30। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन, सॉरी ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन 30, और ये भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन 30।
sin 30 कितना होता है 1/2, तो e/2 जोड़ोगे तो e आएगा और नीचे में इसके कारण भी कितना आ रहा है e, तो 0 आ जाएगा। करके देख सकते हो आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 38, एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम्ब है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर? 0। हॉलो है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज the electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density कितना होता है अंदर में यार? 0। इन होता है क्या होता है? ये क्या होना चाहिए? देखना था वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, देखो असर्शन रीजन कैसे हम सॉल्व करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसमें असर्शन लिख रहा हूं I go to school, I want to study. I go to school, sun rises from east. क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है? सही। जय नहीं बैठा इसलिए सही है। तो I go to school, yes. I want to study. अरे अभी हाइपोथेटिकल कंडीशन है सर, लेकिन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अरे ए भी सही है और आर भी सही है, और स्कूल हम वाकई में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो देखो असर्शन रीजन में ना पहली चीज तो ये देखना दोनों चीज सही है या नहीं। अगर दोनों सही है तब टेंशन बढ़ जाती है, ऑप्शन ए होगा या बी। तो पता है आपको क्या करना है, अपने मन से यहाँ पे बीच में बिकॉज जोड़ के देखना। अगर आपको ना लगेगा लॉजिकल आंसर मिल रहा है, आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू स्टडी, सही लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे आओ, क्या असर्शन ठीक है, सही है? क्या रीजन सही है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है। चलो अब मैं यहाँ पे बिकॉज जोड़ता हूँ, बिकॉज आई गो टू स्कूल बिकॉज सन राइज फ्रॉम ईस्ट। भाई स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। समझ गए? चलो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो। When bodies are charged through friction, यानी कि ऐसे रब करके, ऐसे घिस के आप चार्ज कर रहे हो, there is transfer of electric charge from one body to another body, but no creation of this। भाई आप चार्ज को पैदा कर ही नहीं सकते, बस आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो, because this follows from conservation of electric charge। हाँ भैया, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बिकॉज जोड़ने पे हमको सही सही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 41 को अभी छोड़ो, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। 42, Coulomb's force and gravitational force follow same inverse law। सही है या गलत है? देखो कूलम, देखो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, और ये जो कूलम्स लॉ ये भी क्या कहता है? Q1 Q2 K और नीचे में r स्क्वायर। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यार, दोनों के दोनों सेम इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं, स्क्वायर इनवर्स लॉ कहते हैं इसको। उसके बाद जो रीजन बोल रहा है कि दोनों के दोनों हर एस्पेक्ट में सही है, गलत। क्यों? दोनों के दोनों हर एस्पेक्ट में सेम क्यों नहीं है? सर क्योंकि उसमें बस इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हाँ, बस यही दिक्कत है, ये सिर्फ ना अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। तो इसमें सी आएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें रीजन गलत, स्टेटमेंट गलत है। कौन सा वाला? आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, इफ देयर एग्जिस्ट कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड।
दो बॉडी ऐसी है, चार्ज रहेगा तभी सोच के जवाब दो। बी है चलो एक काम करते हैं। अच्छा बोथ ऑफ देम मेन, हाँ नहीं सही है सही। हाँ, मैंने एक ये बॉडी लेके रखी है, एक ये बॉडी लेके रखी है, दोनों का भी न्यूट्रल है, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगने वाला, क्योंकि दोनों बॉडी चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड को लेके आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव आ गए, यहाँ पे देखो अपने आप पॉजिटिव आ गए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सर वहां लाने की क्या जरूरत है, तो नेगेटिव आ जाए। कहाँ निगेटिव आ गया? इस साइड ये पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव है। ऐसी, हाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर नेगेटिव चार्ज ले आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, लेकिन देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भाई चार्ज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया ये तो सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन कूलम्स अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज्ड। अट्रैक्शन में तो भैया अपोजिटली चार्ज होती है। अच्छा इंटरेक्शन। तो इसमें बताओ ऑप्शन ए आएगा या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बी है लेकिन बी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता है भाई, जब होता है ऐसा कि जब दोनों अपोजिटली चार्ज होती है तो अट्रैक्शन आता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट एकदम अलग है और ये वाला स्टेटमेंट एकदम अलग है। ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चार्ज होने की जरूरत ही नहीं अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स के लिए। नीचे वाला बोल रहा है कि जब वो अपोजिटली चार्ज होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन आता है। हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट, दोनों अपने अपनी जगह सही है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 44। एक मेटालिक शील्ड है, a metallic shield in form of a hollow shell may be built to block an electric field. गलत है। शेल कैसे होते हैं आपको सीधे? एक बात बताओ, कौन से किसी भी शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? अगर आप बारिश में कहीं जा रहे हो तो कार के अंदर आप सेफ हो या कार के अंदर आपको खतरा है? सबसे ज्यादा सेफ आप कार के अंदर, क्योंकि कार किसकी बनी हुई है, मेटल की। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा वो बाहर के बाहर रह जाएगा, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो ये ब्लॉक कर देता है। आप बाहर खड़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बना सकती थी, आप क्या किए, कार के अंदर घुस गए। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। एक मेटालिक शील्ड जो होती है इन फॉर्म ऑफ हॉलो शेल मे बी बिल्ट टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला वाला पढ़ो, इन अ hollow spherical shield the electric field inside is zero at every point. अंदर की बात कर रहे हैं, दोनों सही है। दोनों सही है और रीजन भी सही बता रहा है कि भाई ब्लॉक करने के लिए हम इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 45 when a conductor is placed in an external electrostatic field, when a conductor is placed in an external electrostatic field, the net electric field inside the conductor becomes zero after a small instant of time. Option B पर it is not possible to set up an electric field inside a conductor. दोनों तो गलत नहीं हो सकते। ऑप्शन देखो चारों, उसमें सी और डी में क्या बोलता है, सर डी है, तो दोनों में से एक तो गलत है। सी है। बताओ बताओ क्या सही है क्या गलत है। जब हम चलेंगे कैपेसिटर की दुनिया में, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ई नॉट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया। डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही भरूंगा तो क्या होगा, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और इस नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इसको मैंने नाम दे दिया ईपी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट माइनस ईपी। तो यार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट कर सकते हो बॉडी के अंदर। हाँ, हॉलो के अंदर नहीं होती है पर आप चाहे तो कर सकते हो। तो जो रीजन है वो गलत है। उसने बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल
टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये देखो हमने कंडक्टर के अंदर सेटअप कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। और ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रहता है ना, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है ना थोड़ी देर के बाद जीरो हो जाती है। ऐसा इसलिए रहता है कि देखो कई बार क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है ये पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे ना तो उसके अलावा ये अलाइन हो जाते हैं और इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 40, कौन सा क्वेश्चन आपको 46, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्रॉस ईच अदर। आप लगेगा ऐसा लिखने से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 46 का कैसे डी? हाँ 46 का डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस करती नहीं है ना। उसके बाद 47 देखो, Q1 Q2 Q3 Q4 4 point charges are shown in figure. The flux over the shown Gaussian surface depends only on Q1 and Q2. हाँ सही बात। Electric field at all points on Gaussian surface depends only on charges Q1 and Q2. ये false है। हर पॉइंट पे ये बात कर रहा है, अरे भैया ये Q1 और Q2 है, बाहर में Q3 और Q4 है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है हम लोग फ्लक्स में अंदर वाले को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो दोबारा वो अंदर आ रही है नहीं, लेकिन ये वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है निकल अंदर जाती है और ये बाहर निकल जाती है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसका भी तो इफेक्ट है, लेकिन नेट इसके कारण जो इफेक्ट है वो जीरो है, क्योंकि अंदर घुसी और बाहर निकल गई। तो कंट्रीब्यूशन Q1 और Q2 बस का होता है, लेकिन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों के कारण आती है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? हाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आंसर आएगा सी या डी? हाँ जो भी आएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, ऑन डिस्टर्बिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वापस से स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, बात सही है, ऑब्वियसली आ जाता है। स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कुछ इस तरीके का होता है, अगर आपने यहाँ पे किसी बॉल को डिस्टर्ब करके यहाँ पे ले गए तो वो अपने आप से स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल ऑन बीइंग डिस्टर्ब, हाँ टॉर्क लगता है वही घुमाता है, ए इसका आंसर है। 49, on going away from a point charge or a small electric dipole, electric field decreases at the same rate in both the cases. वो TH फाइल लिखा है ना, काट के both कर लेना। In both the cases, तुम्हें एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इससे जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होने लगती है, और जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी दूर जाओगे ना तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती है। दोनों में सेम रेट से होगी या अलग अलग रेट से? अलग अलग रेट से यार, क्योंकि इसमें तो एक ही चार्ज है, उससे एक फिक्स डिस्टेंस है, इसमें दो अलग अलग चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। और सर ये r² पे डिपेंड करता है r³ पे, सर अब जैसे ये Q अपॉन r² है, ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक K2 K3 अपॉन r³ होता है, तो r³ पे नहीं दोनों के दोनों ही ना आर स्क्वायर के लिए होते हैं। जैसे इसमें तुम देखते हो ना 2kp अपॉन आर क्यूब, जो p होता है उसमें एक लेंथ वाला टर्म आ जाता है, तो लेंथ वाले टर्म से लेंथ वाला टर्म कट जाता है, समझ रहे हो ना, मीटर से मीटर वाला, तो अल्टीमेटली ये भी ना आर स्क्वायर ही आता है। मैग्नीट्यूड अलग होता है लेकिन दोनों स्क्वायर वाले ही फॉलो करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, 14 डी, भाई ऑप्शन ए गलत है, दोनों में अलग अलग रेट से कम होगा इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 50, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 2 टाइम्स द इनिशियल, इसको आप लोग बताओ पढ़, बाकी सारे मैंने पढ़ ली। ये तो बिल्कुल ही अलग है।
डी। पहले ये यहां से आर डिस्टेंस पे था, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहे ना ये, इसके ऊपर थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके बाद ये कितना चेंज हो गया? ऑन मूविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब उसके बाद ये 2 टाइम्स चला गया। अगर ये 2 टाइम्स चला गया मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे? 2r पे। तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर। पहले ये 1 था, अब कितना रह गया? 0.25 रह गया। देखो नीचे 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना रह गया? ये ये ऑप्शन 1/3 इसमें 1/3 दिया हुआ है। हाँ ठीक है, 1/4 हो जाता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। On moving a distance 2 times the initial distance away from the electric field reduces to 1/3 of its initial value. ID हो जाएगा। The electric field is inversely proportional to the distance. हाँ ये बात सही है। हाँ 40 हाँ 41. Some charges is put at the center of a conducting sphere. देखो hollow नहीं बोला इसने, conducting sphere नहीं है, मतलब पूरा एक solid sphere, solid। जैसे तैसे आपने इसके सेंटर में बहुत सारा चार्ज पुट कर दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मजे से वहीं पर रहेंगे, रिपेल करेंगे और अपने से एक दूसरे से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे कि सबके सब काम आगे सरफेस की तरफ। Some charge is put at the center of a conducting sphere, it will move to the surface of a sphere. Obviously ऐसे ही होगा। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? कंडक्टिंग स्फीयर हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर। बिल्कुल सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो भाग सकते हैं, तो आसपास क्यों रहेंगे, उससे तो रिपेल करके दूर पहुंच जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पोटेंशियल। एक क्लास में पोटेंशियल खत्म करेंगे, एक क्लास में कैपेसिटेंस खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में प्लीज आप लोगों को छुट्टी नहीं मारना। हाँ सर आज ठीक है वो बनाना